बहुत हमारे लिए गौरव का क्षण है। बड़ा गला खराब है हमारा। मंच पे हमारे सम्मानित अग्रज और मंच के सम्मुख भी हमारे अग्रज और जिन लोगों को पढ़ के सुन करके हम लोग आगे बढ़े हैं, ऐसी परंपरा के हम लोग वाहक रहे हैं। परम पूज्य राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के चरणों में अपना श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। मोदी जी की विदेश नीति और 2019 के बाद इस पर प्रकाश डालने के लिए बहुत अच्छा समय था। पीपी सिंह सर सुबह के सेशन में की नोट स्पीकर थे। बहुत अच्छा होता कि हम लोग और ज़्यादा सुनने का मौका मिला होता, कम मिल पाया है। आपको हम लोगों ने बड़ा पढ़ा है, सुना है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपकी बहुत व्यापक पकड़ भी है। कुछ बिंदुओं पर सर ने प्रकाश भी डाला था और कीनोट के रूप में रह गए। ये हम सभी को ज्ञात है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो अपने प्रधान के रूप में होती है देश के, और उसकी कही गई बात विदेशों में देश के आवाज के रूप में जानी जाती है। और ऐसे विदेश प्रधानमंत्री जिनका ऑरा न सिर्फ भारत के परिवेश में बल्कि वैश्विक परिवेश में भी काफी व्यापक रहा है, और भारतीय विदेश नीति एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह हम कह सकते हैं कि 2019 से पूर्व की या 2014 से पूर्व की जो विदेश नीति थी, उसके बाद की जो विदेश नीति आई उसमें इतना यथार्थपरकता है, रियलिस्टिक अप्रोच जो कहते हैं वो दिखाई देता है। सुबह के सेशन में एक चर्चा हुई थी कि विजिबिलिटी बढ़ी है फॉरेन पॉलिसी में। 2014 में मोदी जी के आने के बाद विदेश नीति दिखाई दे रही है, आम जन को वो महसूस हो रही है। और भारत जब ये महसूस करता है, 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है और यहाँ की युवा आबादी 70 करोड़ से ऊपर की हो जा रही है, तो सेंस ऑफ प्राउड जो आता है, खास करके इंडियन डायस्पोरा के लोग जो विदेशों में हैं, और वो जो चीजों का बयान करते हैं कि इससे पहले जो सेंस ऑफ प्राउड था वो अब जो महसूस हम करते हैं वो बहुत अलग है। इसके पीछे एकमात्र कारण सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद ही चीजें पूरी तरीके से बदली हैं। विदेश नीति बड़े लंबे दौर की कहानी होती है। शुरुआत में वो लिखी जाती है, उस पर आकर के लोग अपने अपने सत्ता पक्ष और अपने विचारों के आधार पर चीज़ों को थोड़ा सा उसमें परिवर्तन संशोधन करते हैं। बुनियादी चीज़ों पर हम लोग वहीं पे हैं। शांति हमारे लिए जरूरी है, सुरक्षा हमारे लिए जरूरी है, राष्ट्रीय एकता अखंडता भी हमारे लिए आवश्यक है। ये सब चीज़ें पुरानी हैं और उस पर देश चल भी रहा है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट डेवलपमेंट का जो बेस है कि भारत अपनी विदेश नीति में सिर्फ अब डिफेंसिव नहीं रह गया है, अब वो आक्रामक है। और इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए, 2+2 डायलॉग में, रायसीना डायलॉग में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान कि जब उनसे पूछा गया कि यूक्रेन के मामले में, सुबह चर्चा भी हुई थी कि यूक्रेन पर जब रूस हमला किया हो तो रूस से भारत तेल क्यों लेता है, विदेश मंत्री ने हमारे लिए जवाब दिया खुल करके उस चीज को, उस फोरम पे जहां पे कहने की हिम्मत शायद कम लोग जुटा पाते हैं, कि भारत एक महीने में जिस तेल का आयात करता है पूरा यूरोप एक दिन में वो तेल यूज करता है, आयात करता है। थोड़ा नजर उधर भी दौड़ाइए, यूरोपियन कंट्री को भी देखिए, सिर्फ हमारे तरफ ही आप आक्षेप वगैरह न लगाइए।
ये सब चीजें कहने का जो बेस है या जो कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल फोरम पे पहले नहीं था। एस जयशंकर जी का एक और बयान, एस जयशंकर ने कहने का मतलब जो हमारे विदेश मंत्री है वो कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी के बाद ही, क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री और विदेश नीति का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है, वो देश की आवाज की बात ही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूरोप इस मानसिकता से बाहर निकले कि पूरे विश्व की समस्या यूरोप की समस्या है, लेकिन जब मैं उल्टा बोला, क्योंकि यूरोप की जो समस्या होती है उसको सारे देश अपनी समस्या मान के चले, लेकिन जब सारे देशों की समस्या होती है तो यूरोप कहता है कि नहीं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। यानी विदेश नीति के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो रणनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो गोटियां बिछाई जाती हैं, उसमें कुछ जो हमारे विकसित देश हैं, जो उन्होंने अपने पैराडाइम बनाया कि विदेश नीति का निर्धारण आधार हम तय करेंगे, भारत अब उससे अलग जा रहा है। हम वैश्विक संस्थाओं को, विचारों को मानते हुए भी, उनको करते हुए भी अपने डिसीजन और अपने रणनीतिक स्तर पर लिए गए निर्णय को हम मानने के लिए किसी के लिए बाध्य नहीं है। इस आधार पे 10-12 पॉइंट्स मैंने नोट किए थे जो 2019 के बाद भारतीय विदेश नीति में जो परिवर्तन दिखे हैं। टाइम हमको 15 मिनट का मिला है, जब टाइम कंप्लीट होगा मैं इंडिकेट कर दीजिएगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज खूब बढ़ी हमारे रणनीतिक स्तर पर भारत अपनी स्वायत्ता का परिचय दे रहा है और ये विभिन्न मंचों के माध्यम से मल्टीलेटरल इश्यूज में या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भारत उस बात को रख रहा है कि अब रणनीतिक स्तर पर भारत सिर्फ नाम का ही मात्र सदस्य नहीं है। हम जब जैसी जरूरत पड़ेगी, हम जिस संगठन से चाहेंगे, हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप उन देशों के साथ अपने अलाइनमेंट बनाएंगे, चाहे वो रूस का मामला हो, चाहे वो अमेरिका का मामला हो, चाहे नॉन अलाइनमेंट में अपने कंडीशन को स्टेट बना करके रखना हो, हम अपने आधार खुद तय करेंगे। मोर देन 100 बिलियन रेमिटेंस की जो बात सरकार रहती है कि जो विदेशी डायस्पोरा से कम हमारा जो इतना बड़ा रेमिटेंस आता है और विदेश में जो सेंस ऑफ प्राउड भारत का बढ़ा है, वो भारतीय विदेश नीति को और मजबूत बना रहा है, क्योंकि हमारे लोग जिन देशों में गए हैं उनकी प्रतिबद्धता काम के प्रति, लेकिन देश के साथ समर्पण और उनके द्वारा दिए गए योगदान इस स्तर के हैं कि भारत अपनी बातों को कहने के लिए, खास करके प्रधानमंत्री जी का जब भी कोई दौरा विदेश का होता है, वो वहां गए भारतीय मूल के लोगों से अवश्य मिलते हैं और ये आभास भी कराते हैं कि ये लोग हमारे अपने देश से बाहर भले हैं, लेकिन हमारे विदेश नीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत आप लोगों ने देखा कि यूक्रेन में जब भारतीय छात्र फंसे हुए थे, तो भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने छात्रों को निकाला भी, और सिर्फ भारतीय नहीं, उसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे, इनको निकाला गया। तो जो सहिष्णुता और समरस हमारे राजनीति और हमारे संस्कृति का हिस्सा है, वो हमारी विदेश नीति में भी परिलक्षित होता है। इम्पैक्ट ऑफ एक्सपर्ट्स इन फॉरेन पॉलिसी। अभी मैं एस जयशंकर जी की चर्चा कर रहा था, जो हमारे पहले विदेश सचिव थे, और मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और मेडिसन स्क्वायर में जो आयोजन किया गया था, एस जयशंकर जी वहाँ के राजदूत थे और बहुत व्यापक स्तर पे और भव्य तरीके से उस कार्यक्रम को किया गया और फॉरेन पॉलिसी में बाद में उन्हें विदेश सचिव बना के बुलाया गया और इस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। ऐसे लोगों के आने की वजह से भारतीय विदेश नीति की यथार्थ परखता और उसका जो ऑफेंसिव मोड है, जवाब देने की जो त्वरा है, जिस स्तर पे लोगों को इंटरनेशनल फोरम पे बातें कही जा रही हैं, जवाब दिए जा रहे हैं और विशेषज्ञों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, इसने हमारी विदेश नीति को और रियलिस्टिक बनाया है। और इस आधार पे हम लोग भी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में अपनी बातों को आदर्शपरक तरीके से कहने के लिए तैयार हुए हैं। और आज भारतीय विदेश नीति
किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को ये पता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी जो G20 का अभी पिछले साल जो समिट हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का जो ऑरा है और भारत की जो रसूख है और भारत की जो पहचान है, ये चीज वैश्विक स्तर पर रिफ्लेक्ट हुई है। और आर्थिक रूप से समृद्ध भारत, ये हम जानते हैं कि सबसे बड़ा कंज्यूमर क्लास यहाँ पे रहता है, सबसे बड़ा मिडिल क्लास भारत में है। और हमारे जो बड़े बड़े संस्थान हैं विदेशों के, वो इसलिए भारत में भी आना चाहते हैं कि इतना बड़ा कंज्यूमर क्लास। लेकिन सिर्फ मात्र इतनी ही बात नहीं है, हमने अपने फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो दौर आया, उसके जो फायदे हैं वो विदेशों को भी दिए और अपने देश में भी मिले। यश जयशंकर जी की किताब आई है द इंडियन वे करके, उसमें 2-3 पक्षों का उन्होंने उल्लेख किया है कि अगर ये 3 चीजें और पहले हो गई होती तो भारतीय विदेश नीति और मजबूत होती और रियलिस्टिक अप्रोच होती। पहला तो उन्होंने कहा कि जो विभाजन हुआ उससे देश हमारा थोड़ा छोटा हो गया, तो देश बहुत बड़ा था और इस कारण से थोड़ा चाइना बढ़ा और चाइना की मोनोपोली थोड़ा आगे चल के बढ़ी। दूसरा रीजन उन्होंने बताया है कि न्यूक्लियर टेस्ट हम बहुत लेट में किए, अपनी ताकत को रणनीतिक स्तर पर दिखाने के लिए ये न्यूक्लियर टेस्ट और पहले हो जाने चाहिए। और आर्थिक सुधार जो है 1990 के बाद, ये भी हम लोगों ने थोड़ा विलंब से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अगर ये सब चीज़ें थोड़ा और पहले हुई होती तो भारतीय विदेश नीति कभी भी, वैसे भी हमने शुरू देश में जब स्वतंत्र हुआ तभी भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भारत की नेहरू जी ने लागू की और उस दौर के हिसाब से वो अपने रूप में प्रासंगिक थी। लेकिन आज की वैश्विक जरूरतों के हिसाब से जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय हित को बनाए रखने के लिए किसी देश की जरूरत होती है, उस स्तर पर भारतीय विदेश नीति कार्य कर रही है। और उसी के आधार पर आने वाले समय में आने वाली सरकारें, क्योंकि विदेश नीति किसी का शासन मात्र का कार्यकाल नहीं होता है, वो लंबा चलता है। अब डिफरेंट आइडियोलॉजी की सरकारें आ जाएं या वो बहुत कुछ आमूल परिवर्तन करना चाहती हो तो वो कर सकती हैं, लेकिन कोई व्यापक परिवर्तन इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई भी देश की सरकार आए वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता कभी नहीं करती। तो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी ये ऐसा इशू है कि कोई भी देश की सरकार आए, कोई भी आए, बदलने के बाद भी ये चीजें चलती रहती हैं। इसलिए आवश्यक ये हो जाता है कि जो देश में वर्तमान सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि प्रतिष्ठा जो है, सेल्फ स्टीम बहुत बड़ी चीज होती है। ये पहले भारतीय अपने आप को कहीं भी इंटरनेशनल फोरम पे अपना एक्सपोजर देने में काफी अपने को कमजोर महसूस करते थे, या हम कह सकते हैं कि दाएं बाएं ज्यादा झांकते थे। अब भारत आंखों में आंखें डाल करके, चाहे महाशक्ति हो चाहे कोई भी संगठन हो, अपनी बातों को कह रहा है और उसके आधार पर वैश्विक व्यवस्था में अपनी सुनिश्चित भागीदारी भी निर्धारित कर रहा है। और सिर्फ भारत अपने देश के कल्याण की बात नहीं कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम वाला देश, गांधी के शांति के प्रयासों वाला देश, सहिष्णुता वाला देश, इन सब तत्वों के साथ भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को अपने ताकत बनाते हुए वैश्विक स्तर पर अपने प्रदर्शन को ठीक कर रहा है। मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें वास्तव में विदेश नीति पर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ABC सर बैठे, हम लोग 1.5 घंटा 2 घंटा आपको सुने होते, या अभी हमारे अमित भैया हैं, अभी आप भी IR में काफ़ी बहुत दखल रखते हैं और बहुत अच्छी नॉलेज है, सामने अभिनव भैया है।